मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों इस मूवी में आपको एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग एक ड्रग डीलर को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर अपने कस्टमर का वेट कर रहा होता है। काफी देर तक वेट करने के बाद उस ड्रग डीलर को दूर से आती हुई एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें ड्रग डीलर का ही कस्टमर था। गाड़ी को देखकर वो ड्रग डीलर अपने पास वाला सूटकेस खोलता है जिसके अंदर काफी सारी ड्रग्स थी और ड्रग्स के नीचे उसने एक टाइम बॉम्ब लगा रखा था जिसके अंदर वो 1 मिनट का टाइम सेट कर देता है और सूटकेस को बंद करके अपनी घड़ी में भी 1 मिनट का टाइम सेट कर देता है। आगे ड्रग डीलर गाड़ी से उतरकर उस बैग को कस्टमर के बैग के साथ एक्सचेंज कर लेता है। ड्रग डीलर एक्सचेंज किए हुए बैग को देखता है तो उसमें काफी सारा पैसा था, पर कस्टमर बिना बैग को देखे बैग को गाड़ी में रखकर वहां से निकल जाता है। तब ड्रग डीलर भी बम के फटने का वेट करने लगता है और कस्टमर भी चलती गाड़ी में उस सूटकेस को ओपन करके देखता है तो उस सूटकेस के अंदर ड्रग्स के पैकेट थे जिन्हें कस्टमर चख के देखता है। तब उसे चखने से पता चल जाता है कि ये ड्रग्स नकली है। तब वो तेजी से अपनी गाड़ी घुमाकर ड्रग डीलर की तरफ बढ़ने लगता है, पर वो ड्रग डीलर तक पहुंचे उससे पहले गाड़ी में एक बड़ा विस्फोट होता है और धमाके के साथ ही वो कस्टमर मारा जाता है। आगे वो ड्रग डीलर भी पैसों के सूटकेस को लेकर वहां से निकल जाता है। आगे मूवी में हमें जीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान सूटकेस में रख रही थी और उसके बाद वो सेफ खोलकर उसके अंदर से पैसा और ज्वेलरी भी निकाल लेती है। जीना अपने सामान का सूटकेस अपनी गाड़ी में रखकर घर से गाड़ी लेकर निकल जाती है। आगे हमें कॉलिन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, वो भी अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कॉलिन की गाड़ी के पीछे तेज रफ्तार से उस ड्रग डीलर की गाड़ी भी चल रही थी। तभी वो ड्रग डीलर तेज रफ्तार से कॉलिन की गाड़ी को ओवरटेक कर लेता है, पर अगले ही मोड़ पर उसकी गाड़ी के सामने जीना की गाड़ी आ जाती है और एक्सीडेंट से बचने के लिए ड्रग डीलर अपनी गाड़ी रोड से नीचे उतार देता है और गाड़ी पर बैलेंस खोने के कारण उसकी गाड़ी का एक जोरदार एक्सीडेंट होता है। ड्रग डीलर की गाड़ी कई बार पलटी खाने के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। तब जीना भी अपनी गाड़ी को तेजी से ब्रेक मारती है और तब तक वहां पर कॉलिन आकर अपनी गाड़ी रोक देता है। तेजी से ब्रेक लगाने के कारण जीना को भी चोट आई थी और कॉलिन जीना से पूछता है क्या आप ठीक हो। तब जीना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो आदमी रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब कॉलिन कहता है हाँ मुझे पता है, मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तब जीना कहती है नहीं, आप मुझे अपनी गाड़ी में मेरे घर तक छोड़ दीजिए। तब कॉलिन कहता है हाँ ठीक है, आप मेरी गाड़ी में जाकर वेट करिए, मैं उस दूसरे आदमी को देख कर आता हूँ। कॉलिन दौड़कर उस ड्रग डीलर की गाड़ी के पास जाता है, पर वो देखता है वो ड्रग डीलर एक्सीडेंट के कारण मारा गया था। जीना भी अपनी गाड़ी की डिक्की खोलने की कोशिश करती है, पर उसकी गाड़ी की डिक्की जाम हो गई थी और वो नहीं खुल रही थी, जिसके कारण जीना थोड़ी परेशान लग रही थी। कॉलिन भी उस ड्रग डीलर की गाड़ी को देख रहा था, तभी उसे $100 का नोट दिखाई देता है। कॉलिन उस नोट को अपनी जेब में रखता है और उसकी नजर वहीं रखे सूटकेस में पड़ती है। तब कॉलिन जाकर उस सूटकेस को ओपन करके देखता है तो पूरा सूटकेस पैसों से भरा हुआ था। कॉलिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसी आदमी के पास इतना कैश कहां से आएगा और वो उसे लेकर कहां जा रहा था। कॉलिन उस सूटकेस को अपने साथ रखकर जीना को उसके घर पर छोड़ने चला जाता है। आगे रास्ते में वो गाड़ी रोकता है जहां पर जीना का घर था और जीना कॉलिन को थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगती है। कॉलिन भी उसे कुछ नहीं बोलता और वो भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और कॉलिन पास ही बने टाउन नेवरेस्ट में चला जाता है। कॉलिन वहां पर पुलिस स्टेशन ढूंढकर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाने लगता है, पर उस पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं था, इसलिए उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। तभी कॉलिन की नजर पुलिस स्टेशन के सामने वाले बार पर पड़ती है और कॉलिन घड़ी में टाइम देखकर उस बार में चला जाता है। आगे कॉलिन बारटेंडर से पूछता है मैं पुलिस से कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है और मुझे पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। तब बारटेंडर कहता है थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ जाएंगे। अब कॉलिन वहाँ पर वेट करने लगता है, तभी बार के बाहर एक बस आकर रुकती है और उससे उतरकर फ्रैंक नाम का आदमी कॉलिन के पास आता है और पूछता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तब कॉलिन कहता है नहीं, मैं यहाँ पर पुलिस का वेट कर रहा हूँ। तब फ्रैंक कहता है तो पुलिस तुम्हारी सेवा में हाजिर है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तब कॉलिन कहता है हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं। तब फ्रैंक कॉलिन को सामने वाले पुलिस स्टेशन में ले जाता है और वहाँ पर कॉलिन फ्रैंक को पैसों से भरा वो सूटकेस देता है और कॉलिन कहता है मुझे सूटकेस एक्सीडेंट साइट पर मिला था, मैं इसे वहाँ पर छोड़कर नहीं आ सकता था। तब फ्रैंक कहता है हमारे पास यहाँ पर कोई रूम नहीं है इतना पैसा रखने के लिए, और फ्रैंक उस सूटकेस को लॉकर में रखकर लॉकर को ताला लगा देता है। तब आगे फ्रैंक सवाल करता है क्या कार के अंदर मौजूद आदमी मारा गया था। तब कॉलिन कहता है हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, वो मारा गया था।
वो काफी जल्दी में लग रहा था, इसलिए उसने मेरी गाड़ी को काफी तेजी से ओवरटेक करा। टर्न पर एक दूसरी लड़की की गाड़ी आ गई थी, जिससे बचते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। आगे फ्रैंक कॉलिन को अपने साथ एक्सीडेंट साइट पर ले जाता है और कार में उस ड्रग डीलर की बॉडी को देखता है। तब फ्रैंक अपने जूनियर को कहता है जल्दी इस बॉडी का पोस्टमार्टम कराओ और पता लगाओ ये आदमी कौन था। आगे फ्रैंक वहाँ पर खड़ी जीना की गाड़ी को देखकर उसकी डिक्की ओपन करने की कोशिश करता है, पर गाड़ी की डिक्की ओपन नहीं हो रही थी। तब वो मैकेनिक को कहता है इसे ओपन करो, हमें इसे ले जाना होगा। आगे फ्रैंक कॉलिन को आके कहता है कोई भी ऐसी बॉडी देखेगा तो वो उल्टी जरूर करता, क्या तुमने इस तरह की बॉडी पहले भी देखी है? तब कॉलिन कहता है हाँ, मैं इराक में कई सारी बॉडीज देख चुका हूँ, मैं वहाँ पर फोर्स में इंजीनियर का काम करता था। तब फ्रैंक कहता है मैं भी वहाँ पर स्पेशल फोर्स में था और वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा समय था। आगे फ्रैंक कॉलिन को अपने साथ गाड़ी में ले जाने लगता है और वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर किस सिलसिले में आए थे? तब कॉलिन कहता है मुझे कल तक ब्रोकन हिल तक पहुँचना था, इसलिए मैं रास्ते से गुजर रहा था, पर मेरी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुझे उसे ठीक करवा कर जाना होगा। क्या यहाँ पर कोई अच्छा मैकेनिक मिलेगा? तब फ्रैंक कहता है यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का बहुत अच्छा मैकेनिक है, पर वो रात से पहले नहीं लौटने वाला। तब कॉलिन कहता है क्या यहाँ पर मोटेल या होटल मिल सकता है? तब फ्रैंक कहता है यहाँ पर मोटेल तो है, पर वो सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है। तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर रुक सकते हो, मेरी वाइफ काफी अच्छी कुक है। कॉलिन के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो फ्रैंक के घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। आगे फ्रैंक कॉलिन को अपने घर ले जाता है, जहाँ घर के बाहर कॉलिन जीना को खड़ा हुआ देखता है। अब रात में जीना उनके लिए डिनर रेडी करती है और डिनर करने के बाद फ्रैंक जीना से कहता है तुम काफी लकी थी कि एक्सीडेंट के समय कॉलिन वहाँ पर मौजूद था और उसने तुम्हारी हेल्प की थी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम जा कहाँ पर रही थी? तब जीना कहती है मैं बस राइड पर निकली थी। तब वही बेटा कॉलिन कहता है तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि वो पैसा कहाँ से आया होगा? फ्रैंक कहता है हाँ, वो पैसा ड्रग्स का हो सकता है, हमने बॉर्डर पे चेकिंग लगवा दी है, जल्दी हमें पता चल जाएगा। पैसों के बारे में जीना फ्रैंक से पूछती है वहाँ पर कितना पैसा मिला था? तब फ्रैंक कहता है बहुत ज्यादा। आगे फ्रैंक और कॉलिन आपस में इराक के बारे में बातें करने लगते हैं और जीना सामने ही बने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने लगती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद फ्रैंक वहाँ से उठकर चला जाता है और गैराज में खड़ी जीना की गाड़ी की डिक्की को खोल देता है। डिक्की के अंदर फ्रैंक को जीना का बैग मिलता है, जिसमें वो अपना सामान भरकर कहीं जा रही थी। आगे फ्रैंक जीना से आकर कहता है मुझे ऑफिस थोड़े काम से जाना है, मैं थोड़ी देर बाद लौट आऊंगा। फ्रैंक के जाने के बाद जीना कॉलिन से पूछती है क्या तुम स्विमिंग करना चाहोगे? कॉलिन कहता है नहीं, मैं नहीं करना चाहता। तब जीना पानी में अपना स्विमिंग सूट उतार के कहती है क्या आप करना चाहोगे? पर कॉलिन जीना की तरफ से नजर घुमा लेता है। तब जीना कॉलिन से पूछती है तुमने वो सूटकेस पुलिस को क्यों सौंपा? तुम चाहते तो उसे अपने साथ ले जा सकते थे। तब कॉलिन कहता है ईमानदारी मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, मैं ऐसा नहीं कर पाया। आगे जीना स्विमिंग पूल से निकलकर कॉलिन को कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। दूसरी तरफ फ्रैंक रात में वापस पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। तब बार में मौजूद सैम नाम का आदमी फ्रैंक को देख रहा था। फ्रैंक भी अंदर जाकर पैसों से भरे सेल में रखे उस सूटकेस को देखने लगता है और उसी वक्त सैम नाम का वो आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। फ्रैंक वापस पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है, तब उसके हाथ में एक थैली थी। फ्रैंक को बाहर आता देख सैम पूछता है तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने घर पर अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था। तब फ्रैंक सैम को कहता है तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, अपने काम से काम रखो। और ऐसा कहकर फ्रैंक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ कॉलिन जीना को उसका रूम दिखाती है। तब कॉलिन जीना से पूछता है क्या फ्रैंक अक्सर मेरी तरह यहाँ पर गेस्ट लेकर आता है? तब जीना कहती है नहीं, वो किसी को नहीं लाता, वो ज्यादा सोशल नहीं है, तुम शायद उसे स्पेशल लगे होंगे इसलिए वो तुम्हें लेकर आया। तभी कॉलिन जीना के गले पर एक निशान देखता है और वो जीना से पूछता है क्या ये निशान तुम्हें एक्सीडेंट के दौरान पड़ा? तब जीना इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कॉलिन समझ जाता है कि फ्रैंक जीना के साथ हिंसा करता है। आगे कॉलिन जीना से पूछता है तुम उसके साथ यहाँ पर क्यों आई? तब जीना कहती है फ्रैंक को एंगर प्रॉब्लम है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका उसके कलीग के साथ झगड़ा हो गया था और उसने उसे चोट पहुंचाई, इसलिए स्थिति को देखते हुए फ्रैंक पर कोई भी चार्ज न लगाते हुए उसे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। अब रात काफी हो चुकी थी और घर पर वापस फ्रैंक आता है और फ्रैंक स्विमिंग पूल की तरफ जाकर देखता है तो स्विमिंग पूल के अंदर फ्रैंक को जीना का स्विमिंग सूट दिखाई देता है, जिसे देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि जरूर जीना ने कॉलिन के सामने से उतारा होगा। आगे फ्रैंक कॉलिन के रूम में जाता है, तब वो देखता है कि कॉलिन गहरी नींद में सोया हुआ था। ये देखकर फ्रैंक अपने रूम में चला जाता है, पर तभी कॉलिन भी अपनी आंखें खोल लेता है, उसे भी अब तक नींद नहीं आई थी।
कॉलिन चुपके से उठकर फ्रैंक के रूम की तरफ जाकर देखता है तो वहाँ पर फ्रैंक और जीना दोनों इंटीमेट हो रहे थे और ये देखकर जीना दरवाजा बंद कर देती है। अब मूवी के अगले सीन में हमें वापस उसी ड्रग डीलर की कार दिखाई जाती है जिसे मैकेनिक ठीक कर रहा था ताकि उसे टो कर ले जाया जा सके। तभी वहाँ पर चार्ली नाम का एक आदमी आकर उस मैकेनिक से कहता है, मेरा नाम फिनले है और मैं सनसेट इंश्योरेंस कंपनी से हूँ। मैं यहाँ पर कार के डैमेज को देखने आया हूँ। और ऐसा कहकर वो आदमी कार के डिक्की को देखने लगता है। तब वो मैकेनिक कहता है, आप कार को हाथ मत लगाइए, ये क्राइम सीन है, नहीं तो आपके हाथों के निशान भी क्राइम सीन पर आ जाएंगे। अच्छा होगा आप पहले ऑफिसर से बात कर ले। मैकेनिक अपने फोन से ऑफिसर को फोन लगाकर चार्ली को देता है, पर चार्ली फोन काटकर कार में लगी क्रेन को हटा देता है, जिसके कारण कार का पूरा वजन उस मैकेनिक पर जा पड़ता है और वो वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक जीना को टाउन में उस जगह पर छोड़ता है जहाँ पर वो जॉब किया करती थी और आगे फ्रैंक कॉलिन को भी गैराज पर छोड़ता है जहाँ पर उसकी कार ठीक हो रही थी। आगे फ्रैंक अपनी कार लेकर उसी एक्सीडेंट साइट पर जाता है। तब वो देखता है जिस मैकेनिक को कार टो करके लाने का काम दिया गया था वो कार के नीचे दबकर मारा गया था। ये देखकर फ्रैंक समझ जाता है जरूर उन पैसों के कारण ये मर्डर किया गया है, इसलिए फ्रैंक वापस पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ से अपनी गन लेकर निकल जाता है। तभी वहाँ पर चार्ली नाम का वो आदमी आकर फ्रैंक को जाते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ उस एक्सीडेंट साइट पर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर पहुँचता है और वो भी वहाँ पर मैकेनिक को मृत पाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन खाली देखकर चार्ली पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वहाँ पर चार्ली को लॉकअप के अंदर वही बैग दिखाई देता है जिसके अंदर पैसा था। चार्ली लॉकअप का दरवाजा खोलने लगता है, तभी चार्ली को बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। ये गाड़ी उसी पुलिस ऑफिसर की थी जो एक्सीडेंट साइट पर मैकेनिक को मृत देखकर आया था। चार्ली लॉकअप का दरवाजा खोलकर उस सूटकेस को ओपन करता है तो वो सूटकेस खाली था। किसी ने सूटकेस के अंदर से पहले ही पैसा निकाल लिया था। तभी वो पुलिस ऑफिसर भी पुलिस स्टेशन में आकर चार्ली से कहता है, इंस्पेक्टर कहाँ पर है? मैंने अभी हाईवे पर एक लाश देखी है, मुझे इंस्पेक्टर को उसके बारे में बताना है। पर तभी चार्ली उस पुलिस ऑफिसर पर रॉड से हमला करके उसे वहीं पर मार देता है। आगे जीना भी अपने वर्क प्लेस पर काम कर रही थी, तभी उसका बॉस सैम उसे परेशान करने लगता है। सैम जीना के सामने फ्रैंक की बुराई करने लगता है। जीना को सैम की ये सारी बकवास बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तब आगे सैम जीना को क्लीनिंग मशीन देते हुए कहता है, मेरे कुछ गेस्ट आने वाले इसलिए यहाँ की सफाई कर देना। तब जीना कहती है, ये सब मेरा काम नहीं है, क्यों ना मशीन स्टार्ट करके तुम ही सफाई कर दो। ऐसा कहकर जीना सैम को धीरे से गाली बक देती है। सैम भी ये सुनकर जीना के पास आकर उसे बुरा भला बोलने लगता है। तब जीना कहती है, यदि फ्रैंक को पता चल गया कि तुम मुझसे कैसा बर्ताव करते हो तो वो जल्दी तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने आएगा, जब मैं उसे ये सब बता दूंगी। ये कहकर जीना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे जीना पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ पर देखती है लॉकअप का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर रखा हुआ ब्रीफकेस खाली था। ये देखकर जीना वहाँ से चली जाती है, पर उसे वो पुलिस ऑफिसर की बॉडी वहाँ पर नहीं दिखाई देती जिसे चार्ली ने मारकर टेबल के नीचे छिपा दिया था। जीना बाहर जाती है तो उसे कॉलिन गाड़ी सुधरवा कर वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। तब जीना कॉलिन की गाड़ी रुकवाकर उससे कहती है, क्या तुम मुझे घर पर छोड़ सकते हो? अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। तब कॉलिन भी कहता है, चलो मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। आगे फ्रैंक वापस अपने घर में पहुंचता है और जल्दी जल्दी में अपना सामान बैग में भरने लगता है। फ्रैंक को पता चल गया था कि कोई और भी है जो उन पैसों के पीछे पड़ा है, इसलिए वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ चार्ली भी फ्रैंक के घर पर पहुंच चुका था और चार्ली चुपके से फ्रैंक की गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें रखे बैग को ओपन करता है तो उस बैग में खाली कपड़े रखे हुए थे। फ्रैंक नीचे अपना बैग रखकर वापस ऊपर जाता है, तभी उसकी नजर उसके घर के सेफ पर पड़ती है। तब फ्रैंक सेफ को ओपन करके देखता है तो वो सेफ बिल्कुल खाली था। सेफ के अंदर से ज्वेलरी और पैसा पहले ही जीना ने निकाल लिया था। ये देखकर फ्रैंक को गुस्सा आता है और वो जीना को कॉल करने लगता है, पर तब तक चार्ली भी नीचे पहुंच चुका था और वहां पर रखे हुए बैग को देखकर चार्ली उस बैग को ओपन करके देखता है, पर उस बैग में भी चार्ली को पैसा नहीं मिलता, उसमें भी कपड़े रखे हुए थे। फ्रैंक जीना के बॉस सैम को कॉल करता है, तब सैम उसे कहता है, जीना यहाँ पर नहीं है, वो काम छोड़कर यहाँ से चली गई है और अभी मैं बिजी हूँ इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर सैम फ्रैंक का फोन काट देता है। फ्रैंक नीचे आता है और वो देखता है कि उसके बैग को किसी ने खोला है। तभी चार्ली फ्रैंक के सर पर हमला करता है और फ्रैंक वहीं बेहोश हो जाता है। चार्ली को ऊपर भी पैसा नहीं मिलता, पर वहाँ पर उसे फ्रैंक की वाइफ की फोटो मिल जाती है। चार्ली फ्रैंक के घर से निकल जाता है और उसी वक्त जीना भी कॉलिन की गाड़ी पे बैठकर अपने घर पहुंच जाती है। जीना अपने घर में जाती है जहाँ पर वो फ्रैंक को बेहोश देखती है। जीना फ्रैंक को उठाने लगती है, पर तभी फ्रैंक जीना का गला पकड़ के कहता है, तुम मुझे वापस यहाँ पर मारने आई हो। फ्रैंक जीना का गला बहुत तेजी से चिल्ला रहा था, इसलिए जीना जोर जोर से चिल्लाने लगी थी।
तभी जीना को बचाने के लिए कॉलिन भी वहाँ पर आ जाता है और वो फ्रैंक को रोकने की कोशिश करता है, पर फ्रैंक कॉलिन को भी मारकर उसका भी गला दबाने लगता है, उसे भी मारने की कोशिश करता है। तब ना चाहते हुए भी फ्रैंक को रोकने के लिए जीना फ्रैंक के सर पर भारी चीज से हमला करती है, जिससे फ्रैंक वहीं पर बेसुध होकर गिर जाता है। जीना फ्रैंक को चेक करने लगती है, तभी कॉलिन किसी को कॉल करने लगता है। तब जीना कहती है, तुम किसे कॉल कर रहे हो? कॉलिन कहता है, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ, जल्दी हमें एम्बुलेंस बुलानी होगी। तब जीना कहती है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये मारा गया है। आगे कॉलिन और जीना इस बारे में सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे। तब कॉलिन कहता है, हम पुलिस को बता देंगे कि ये सेल्फ डिफेंस में मारा गया। तब जीना कहती है, हम ये नहीं बोल सकते, नहीं तो हम मर्डर केस में फंस जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे और फ्रैंक के बीच में प्रॉब्लम थी। इसे लगता था कि मैं इसके साथ चीटिंग कर रही हूँ, इसलिए एक रात हमारे बीच बहुत ही गंदी वाली लड़ाई हुई और उस रात मैंने इसे शूट करने की भी कोशिश की। इस बात को सभी लोग जानते, तो ये सब जानते हुए पुलिस मेरे बारे में और क्या सोचेगी? वो यही सोचेगी कि हम दोनों पार्टनर हैं और हम दोनों ने मिलकर फ्रैंक को मार दिया। तब कॉलिन परेशान होता है और कहता है, यदि पुलिस ने फ्रैंक की बॉडी देख ली तब हम पुलिस को क्या बोलेंगे? तब जीना सोचकर कहती है, यहाँ पर एक बंद पड़ी सिल्वर माइन है टाउन के पीछे, वहाँ पर हम फ्रैंक की बॉडी को ठिकाने लगाकर इसकी गाड़ी को गायब कर सकते हैं और बाद में पुलिस के पास मिसिंग कंप्लेंट लिखाकर उन्हें कह दूंगी कि फ्रैंक किसी ड्रग डीलर से मीटिंग करने वाला था। तब पुलिस फ्रैंक की खोजबीन में लग जाएगी और उन्हें माइन के पास में फ्रैंक की गाड़ी मिल जाएगी और बाद में उन्हें माइन के अंदर फ्रैंक की बॉडी भी मिल जाएगी। तब पुलिस समझेगी कि ड्रग डीलर ने फ्रैंक का मर्डर करके उसे वहाँ पर फेंक दिया। आगे जीना फ्रैंक की गाड़ी की डिक्की खोलती है तो उसके अंदर उसे वही बैग मिल जाता है जिसे लेकर वो मूवी की शुरुआत में घर छोड़कर भाग रही थी। जीना समझ जाती है कि फ्रैंक को उसके भागने के बारे में पता चल चुका था। आगे जीना वो बैग हटा देती है और वहाँ पर कॉलिन और जीना फ्रैंक की बॉडी को रखते हैं। जीना अपने बेडरूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर उसका सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। ये देखकर जीना समझ जाती है कि घर में फ्रैंक के अलावा भी कोई मौजूद था जिसने उसके सामान की तलाशी ली। तभी जीना को वहाँ पर फ्रैंक और जीना की फोटो भी नजर आती है, जिसमें से किसी ने जीना की फोटो निकाल ली थी। आगे जीना पुलिस की गाड़ी लेकर फ्रैंक की बॉडी को ठिकाने लगाने जाने लगती है और जीना की गाड़ी के पीछे कॉलिन भी अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था। तभी जीना देखती है कि उसकी गाड़ी का पीछा कोई और गाड़ी भी कर रही थी। उस गाड़ी में चार्ली था जो कि जीना का पीछा कर रहा था। तभी जीना को दूसरी साइड से आती हुई तेज रफ्तार बस दिखती है। जीना अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उस बस के सामने से आगे निकल जाती है। पीछे चार्ली भी गाड़ी लेकर आ रहा था। बस के ब्रेक लगने के कारण चार्ली की गाड़ी बस में जा ठुकती है और जीना और कॉलिन अपनी अपनी गाड़ी लेकर आगे निकल जाते हैं। आगे वो दोनों सिल्वर माइन पर पहुंचते हैं और वहाँ पर कॉलिन जीना से पूछता है, वो आदमी कौन था जिसकी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी का पीछा कर रही थी? हमने उस गाड़ी को तुम्हारे घर से भी निकलते हुए देखा था। वो आदमी आखिर तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? तब जीना कहती है, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था, पर मैं पक्का बोल सकती हूँ कि वो कोई पुलिस वाला नहीं था। कॉलिन इन सब झंझटों में फंसकर परेशान हो गया था। तब जीना कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मैं तुम्हारे बगैर ये सब नहीं कर सकती। आगे कॉलिन और जीना माइन का पोर्टल ओपन करके उसके अंदर फ्रैंक की बॉडी को ढकेल देते हैं और वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हमें माइन पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पानी भरा हुआ था और अचानक से फ्रैंक की बॉडी ऊपर आ जाती है और फ्रैंक उठ खड़ा होता है। फ्रैंक अभी तक भी जिंदा था, वो नहीं मरा था। आगे कॉलिन जीना के घर पर अपने कपड़े चेंज करता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे उसके पास उसकी कार की चाबियां नहीं मिलती और कॉलिन देखता है कि उसकी जेब भी फटी हुई थी। तब जीना कहती है, कहीं तुम्हारी चाबियां माइन के अंदर तो नहीं गिर गई? आगे जीना और कॉलिन वापस माइन पर जाते हैं और वहाँ पर रस्सी के सहारे कॉलिन माइन पोर्टल के अंदर जाता है। तभी जिस रस्सी से कॉलिन बंधा था वो अचानक से टूट जाती है और कॉलिन पानी के अंदर जा गिरता है। तब जीना कॉलिन से पूछती है, कॉलिन क्या तुम ठीक हो? कॉलिन कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन रस्सी को क्या हुआ? तब जीना कहती है, रुको मैं और रस्सी का इंतजाम करती हूँ। आगे जीना फ्रैंक की गाड़ी की डिक्की ओपन करती है तो उसके अंदर उसे रस्सियाँ मिल जाती है, पर वहाँ पर उसे एक थैली भी मिलती है जिसे जीना निकाल कर देखने लगती है तो उस थैली में वही सूटकेस वाले सारे पैसे थे जो मूवी के स्टार्टिंग में कॉलिन को एक्सीडेंट साइट से मिले थे। दूसरी तरफ पोर्टल के अंदर कॉलिन अपनी गाड़ी की चाबियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कॉलिन पानी में चाबियां ढूंढने लगता है, तभी उसे वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का बैज मिलता है जिस बैज पर क्रिस विल्स लिखा हुआ था, पर उसे कहीं भी फ्रैंक की बॉडी दिखाई नहीं देती जिसे उन्होंने फेंका था। कॉलिन को माइन पोर्टल में ही एक रास्ता दिखाई देता है तो कॉलिन वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी कॉलिन को माइन के अंदर एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी दिखाई देती है जिस पुलिस ऑफिसर के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी। कॉलिन समझ जाता है ये वही पुलिस ऑफिसर होगा जिसका बैज उसे पानी में मिला।
तब कॉलिन उस रास्ते से होते हुए माइन के बाहर निकल जाता है और जीना कॉलिन से पूछती है तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले। तब कॉलिन कहता है जिस तरह तुम्हारा हस्बैंड बाहर निकला वो वहाँ पर नहीं था। और दूसरी तरफ फ्रैंक वापस अपने घर में पहुंचकर घर में जीना को ढूंढने लगता है, पर वहाँ पर उसे जीना के कपड़े दिखाई देते हैं जो उसने चेंज कर लिए थे। कपड़ों में मोबाइल रखा हुआ था। तब फ्रैंक उस मोबाइल के वॉइस मैसेज चेक करता है तो उसमें जीना के लिए सैम का वॉइस मैसेज आया हुआ था जहाँ पर जीना काम क्या करती थी। सैम जीना को बोल रहा था तुम कहाँ पर हो, जल्दी काम पर आओ, मेरे पास काम ज्यादा है। जो भी मैंने तुम्हें बोला था उसे भूल जाओ और चुपचाप काम पर वापस आओ। इस वॉइस मैसेज को सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आता है और वो अपनी गन लेकर घर से निकलने लगता है। फ्रैंक को बाहर कॉलिन की गाड़ी दिखाई देती है तो वो उसके टायर और शीशे पर फायर करता है। आगे फ्रैंक गुस्से से सैम के ऑफिस में जाता है और उससे पूछता है मेरी वाइफ कहाँ पर है। सैम कुछ नहीं बता पाता। फ्रैंक सैम को बुरी तरह से मारने लगता है। तब सैम कहता है मैंने आज तक उसे टच भी नहीं किया। तब फ्रैंक सैम के पांव पर एक गोली मारकर वहां से निकल जाता है। आगे कॉलिन जीना को लेकर गाड़ी में कहीं जा रहा था। तब कॉलिन जीना से कहता है तो तुमने ये सब कैसे किया। जीना कहती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। कॉलिन कहता है मुझे माइन के अंदर एक पुलिस वाले की बॉडी मिली थी जिसके हाथों में हथकड़ी लगी थी और उसके गले में बेल्ट लगा हुआ था जिसके जरिए उसे मारा गया था। वो आदमी फ्रैंक का पार्टनर था ना जिसका नाम क्रिस था, वही तुम्हारा पहले बॉयफ्रेंड रह चुका था। जीना कहती है तो तुम्हें लगता है उसे मैंने मारा, मैं तो उसे बहुत प्यार करती थी। अगर उसे मैंने मारकर यहाँ पर फेंका होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आती। तब कॉलिन कहता है क्योंकि तुम्हें पता था कि हम वापस यहाँ पर नहीं आने वाले और जिस रस्सी से मैं लटका था वो रस्सी कैसे टूट गई थी। तब जीना कहती है मैं तुम्हें कुछ भी बोलूंगी तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए कोई फायदा नहीं। आगे फ्रैंक ने टाउन से बाहर जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी लगा दी थी और कॉलिन जीना के साथ शहर के बाहर जाने वाला था। तब कॉलिन गाड़ी रोककर जीना से पूछता है यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता है, क्योंकि मेन रोड से हम बाहर नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर पुलिस ने नाकाबंदी लगाई होगी। तब जीना कहती है पहाड़ के पीछे से एक कच्चा रास्ता है, हमें वहाँ से निकलना होगा। और वो दोनों गाड़ी लेकर उस रास्ते पर जाने लगते। फ्रैंक भी समझ गया था कि वो दोनों मेन रास्ते से नहीं भागने वाले, वो किसी और रास्ते से भागेंगे, इसलिए फ्रैंक भी अपनी गाड़ी लेकर कच्चे रास्ते पर चला गया था। आगे जीना और कॉलिन दोनों ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और जीना गाड़ी से अपना बैग निकालकर कॉलिन से कहती है तुम दूसरी जगह कार पार्क करके आओ, मैं टिकट लेती हूँ। आगे जीना ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगती है, तभी उसके हाथ से उसका बैग छूट जाता है और बैग के अंदर वाला पैसा दिखाई देने लगता है। तभी वहाँ पर कॉलिन पहुंचकर जीना से कहता है क्या सब कुछ ठीक है, और कॉलिन उस बैग को उठाकर कहता है चलो बैग मैं पकड़ता हूँ। दूसरी तरफ फ्रैंक भी ट्रेन स्टेशन तक पहुंचता है, पर तब तक वहां से ट्रेन निकल चुकी थी। अब कॉलिन और जीना दोनों ट्रेन में थे। तब जीना कहती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, फ्रैंक ये ट्रेन नहीं पकड़ पाया होगा, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। जीना बाहर निकलती है, तभी वो देखती है कि बाहर चार्ली नाम का वही आदमी खड़ा हुआ था जो किसी से बात कर रहा था। चार्ली को देखकर जीना वहाँ से चली जाती है। बैग को देखकर कॉलिन भी कुछ सोचने लगता है और वो भी जीना के पीछे पीछे चला जाता है। तब कॉलिन को बाहर जाता हुआ चार्ली भी देख लेता है। दूसरी तरफ फ्रैंक अपनी कार को एक पुल के ऊपर रोकता है और जब ट्रेन पुल के नीचे से गुजर रही थी उसी वक्त फ्रैंक ट्रेन के अंदर जंप कर जाता है ट्रेन के अंदर जाने के लिए। फ्रैंक अंदर आकर पैसेंजर लिस्ट में जीना और कॉलिन का नाम देखता है और चार्ली दरवाजा ओपन करके जीना के बैग को ओपन करता है तो उसके अंदर वो पैसा था जिसे वो ढूंढ रहा था। और तभी फ्रैंक वहाँ पर आकर चार्ली के ऊपर गन अड़ा देता है। तब चार्ली कहता है अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे कौन आएगा। तब फ्रैंक कहता है अपनी बकवास बंद करके ये सूटकेस बंद करो। तब चार्ली कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो। तब फ्रैंक कहता है अब पुलिस के काम ने मुझे सिखाया है कि यहाँ पर किसी के लिए कोई न्याय नहीं। तब चार्ली कहता है इसलिए तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर इस ट्रेन में आ गई, उसे दूसरे मर्द काफी पसंद है। ये सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आता है और वो चार्ली का गला दबाने लगता है। काफी देर तक गला दबाने के बाद चार्ली वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ कॉलिन जीना ट्रेन के रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तब कॉलिन कहता है क्या तुम दोनों ने मिलकर क्रिस को मारा था या फिर तुमने अकेले उसे मारा था। मुझे क्रिस की बॉडी के पास एक पुलिस रिपोर्ट मिली है। जीना भी वो पुलिस रिपोर्ट देखती है। तब कॉलिन कहता है फ्रैंक से मिलने से पहले तुम प्रोस्टिट्यूट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम किया करती थी, तो तुम्हारे पास क्रिस को मारने का मोटिव भी था। तुम्हें डर था कि क्रिस ये सब फ्रैंक को ना बता दे। तब जीना कहती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्रिस मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहता था, मैंने उसे काफी मना भी किया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। एक दिन मुझे क्रिस का लेटर मिला जिसमें लिखा था वो मेरे साथ आज रात ही भागने वाला है, लेकिन किस्मत से वो लेटर मुझसे पहले फ्रैंक ने पढ़ लिया था। तब कॉलिन कहता है तो तुम मुझे उन पैसों के बारे में कब बताने वाली थी जो तुम्हारे बैग में थे। वो पैसे तुम्हें फ्रैंक की गाड़ी में मिले और तुमने मुझे बताया तक नहीं।
तब जीना कहती है क्योंकि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं भागना चाहती थी। ऐसा कहकर जीना वहाँ से उठकर चली जाती है। तब कॉलिन भी उसके पीछे जाता है और वो दोनों अपने केबिन में जाते हैं। तब जीना देखती है कि वहाँ पर उसका बैग नहीं था जिसमें पैसे रखे हुए थे। पर तभी वहाँ से फ्रैंक बाहर निकलता है और वो उन दोनों पर गन अड़ा देता है। आगे फ्रैंक उन दोनों को चार्ली की बॉडी के साथ साथ ट्रेन के पीछे ले जाता है और वहाँ पर पहुंचकर फ्रैंक कॉलिन को पीछे का दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है। और दरवाजा ओपन करने के बाद फ्रैंक जीना को ट्रेन से जंप करने के लिए कहता है। तभी कॉलिन फ्रैंक की गन नीचे गिराकर उससे लड़ने लगता है और जीना फ्रैंक की गिरी हुई गन उठाकर फ्रैंक पर गोली चला देती है। गोली लगने के कारण फ्रैंक मरकर ट्रेन से नीचे जा गिरता है और जीना कॉलिन के गले लगकर रोने लगती है। आगे जीना और कॉलिन आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब जीना कहती है, मेरी मॉम अक्सर कहा करती थी कि 3 चीजें इंसान को खुश रख सकती है, हेल्थ, पैसा और प्यार। और मेरी जिंदगी में पहली बार और 2 चीजें आई है, हेल्थ और पैसा। पर तीसरी चीज की कमी है, वो है प्यार। अगर तुम हाँ कर दो तो वो भी पूरी हो जाएगी। तब कॉलिन हाँ कह देता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। सुबह स्टेशन पर कॉलिन की नींद खुलती है और वो देखता है जीना उसके पास नहीं है। जीना वहाँ पर कॉलिन के लिए कुछ चाबियां छोड़कर चली गई थी। कॉलिन ट्रेन की विंडो से बाहर देखता है तो जीना हंसते हुए उसके सामने से निकल जाती है। जीना कॉलिन के लिए वहाँ पर उसकी कार की चाबियां छोड़कर गई थी। जो कार की चाबियां माइन में नहीं गिरी थी बल्कि उसे जीना ने छिपा लिया था। आगे कॉलिन अपनी कार लेकर उसी बार में जाता है जो पुलिस स्टेशन के सामने थी और वहाँ पर बियर पीने के बाद अपने काम से आगे जाने लगता है। तब कॉलिन के सामने 2 रास्ते थे, एक नेवरेस्ट टाउन की तरफ जा रहा था और एक नेवरेस्ट होटल की तरफ। तब कॉलिन टाउन की तरफ ना बढ़कर होटल की तरफ बढ़ जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।